हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक विशेष दिन 74वां स्वतंत्रता दिवस। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और स्वतंत्रता को दिलाने के लिए जिन महान नायकों को, जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको सलाम पेश करता हूं। जय हिंद। तो आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण, लोक नायक, जन नायक आदि नामों से भी क्या इनको जाना जाता है। सबसे पहले इनके जीवन से संबंधित कुछ एक सामान्य पहलू। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को कहाँ पे, छपरा बिहार में हुआ था और इनकी डेथ 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। यानी कि लगभग इन्होंने अपने जीवन के 76-77 ईयर भारत की आज़ादी में, भारत की राजनीति के सुधार में और समाजवादी चिंतकों को, विचारों को आगे बढ़ाने में इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसके जीवन के सामान्य परिचय को हम इस प्रकार से शुरू करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने बिहार के अंदर पटना में की थी। इनकी शादी ब्रज किशोर जो कि उस समय 1920 के आसपास कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो बिहार में एक बड़े गांधीवादी नेता होते थे, उनकी बेटी प्रभावती से इनकी क्या होती है, प्रभावती देवी से क्या होती है, इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद में कुछ समय बाद ये कहाँ चले जाते हैं, यूएसए के अंदर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और वहाँ पे समाजशास्त्र के अंदर क्या करते हैं, एमए करते हैं। यानी कि ये अपने जीवन के अंदर पीएचडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीएचडी नहीं कर पाते हैं। और जो एमए करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, ये दिन के अंदर या रात में नाइट शिफ्ट में कार्य करके और कुछ पैसे बचाकर क्या करते हैं, शिक्षा का जो पेमेंट है, जो फीस है, उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। और यहीं पे ये क्या होते हैं, पूर्वी यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल रैशनल जो व्यक्ति होते हैं उनके संपर्क में आते हैं और वहीं से क्या बन जाते हैं, मार्क्सवाद का प्रभाव इन पे क्या होता है, पड़ जाता है। आप देख रहे होंगे कोई भी चिंतक, जो राजनीतिक चिंतक है, बाहरी शिक्षा प्राप्त करता है या भारत में एक बड़ी शिक्षा प्राप्त करता है, यानी कि जैसे जैसे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल या शिक्षा का लेवल बढ़ता जाता है तो वो मार्क्सवाद से प्रभावित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों, समझो। जैसे कि मार्क्सवाद क्या बोलता है, मार्क्सवाद बोलता है वर्ग रहित, वर्गविहीन, जातिविहीन, यानी कि संघर्षविहीन, किसी भी तरीके से आप राष्ट्रविहीन, यानी समानता की बात करता है। मार्क्सवाद किस पे सबसे ज्यादा, शोषण को खत्म करना, इस तरीके से समझ सकते हो। जो मार्क्स के जो विचार हैं भारत में उस समय जब ये लोग शिक्षा बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह है, जैसे कि लेनिन का फैन हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे हमने लोहिया जी को पढ़ा, लोहिया जी भी मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमने भीमराव अंबेडकर को आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या होते हैं, मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। चाहे इवन गांधी जी, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, क्यों, क्योंकि भारत की परिस्थिति ऐसी है कि पूंजीवादी जो सिस्टम है, जो पूंजीवादी सिस्टम है, उसकी मार भारत ने सही है। खास करके आज की हमारी युवा पीढ़ी 74वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी भूल सकती है, लेकिन जो पूंजीवाद ने भारत का शोषण किया है, ये जो मार्क्सवादी जो विचार है, या ये रिलेवेंस कब था, मार्क्सवाद यानी कि 1948-1950 के आसपास, ये मार्क्स का जो कार्ल मार्क्स है उन्हीं का जीवन काल है। तो उन्होंने एक ऐसे विचार दिए हैं, इनके जो विचार हैं वो भी उसी प्रकार के हैं कि शोषण से मुक्ति कैसे हो, यानी कि व्यक्ति का शोषण ना करे, इस टाइप के विचार क्या है कार्ल मार्क्स ने दिए। तो हर जो देश का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला कहीं न कहीं क्या होता है, मार्क्स से प्रभावित होता है।
मार्क्स को भारतीय जो चिंतक हैं वो किस पे इग्नोर करते हैं? ज़्यादातर हिंसा के ऊपर इग्नोर करते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति अहिंसात्मक, यानी कि गांधी जी को ले लें आप, जवाहरलाल नेहरू को ले लें, उसके बाद जेपी नारायण को ले लें, लोहिया जी को ले लें, यानी कि एक भगत सिंह है जो कि मान सकते हैं कि मार्क्सवाद को हिंसात्मक रूप में भी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्सवाद एक तरह से ये मानो कि वो जो मैंने आपको पहले भी एक दो टॉपिक में बताया, हैव और हैव नॉट, यानी आप इस तरीके समझें कि जो हैव और हैव नॉट, तो हम कौन है? अरे हम तो हैव नॉट वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स इन्हीं को बोलता है कि क्रांति करो और इनसे क्या करो, बराबरी का हक लो। यही कार्ल मार्क्स का क्या है, एक तरह से निष्कर्ष है। तो आज के टॉपिक में वापस आते हैं कि जयप्रकाश नारायण भी क्या होते हैं, वहाँ पे कार्ल मार्क्स से या मार्क्सवादी विचार से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा समय था जो पूंजीवाद या साम्राज्यवाद क्या था, चरम पे था। वो क्या करते थे, गरीब या थर्ड दुनिया जिसमें हम भी शामिल हैं या अफ्रीकन कंट्री हैं, उनका शोषण बड़े स्तर पे चल रहा था। इसीलिए क्या है, मार्क्सवाद उस टाइम पे क्या है, ज़्यादा रिलेवेंस है। और आज वैश्वीकरण के दौर में भी कहीं ना कहीं कुछ आगे के टॉपिकों में हम देखेंगे कि मार्क्सवाद की क्या है, रिलेवेंस है। देखो हर विचार में क्या होती है, कुछ न कुछ समस्याएं होती है। तो मार्क्सवाद की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो कि हम आगे के टॉपिक में या कार्ल मार्क्स पे जब चर्चा करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण का आप शिक्षा कहाँ तक करते हैं, एमए करते हैं समाजशास्त्र में, और वापस कब आ जाते हैं, 1929 में कहाँ पे, भारत में आ जाते हैं, और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जो 1934 में आपको मैंने लोहिया जी के बारे में बताया, 1934 में आचार्य नरेंद्र देववाला जो सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी या समाजवादी कांग्रेस पार्टी, उसके जो एक मीटिंग होती है, एक सम्मेलन होता है, उसके अंदर भी भाग लेते हैं। और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके हमेशा क्या बने रहते हैं, एक कार्यकर्ता बने रहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, 1939 के आसपास जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, भारत को आज़ादी कराने के लिए क्या करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो मुख्य लड़ाकू हैं, जिसमें लोहिया जी हैं, जिसमें जेपी नारायण हैं, इन्होंने जेल तोड़ के, यानी कि जेल तोड़ के फिर बाहर निकल के और भूमिगत आंदोलन को क्या किया था, तेज किया था। क्योंकि 1942 में सभी नेताओं को लगभग क्या कर दिया था, कैद कर दिया था, जिसमें अरुणा असफ अली जो कि एक बड़ी समाजवादी चिंतक मानी जाती है भारत की, उसके बाद में जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जैसे कि लोहिया, इन सब ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया है। तो यानी कि आप सोच सकते हैं, एक तरफ एम.एन. रॉय जो कि यानी कि इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र सोच सकते हैं। यानी 1942 में आप सोचो कि एम.एन. रॉय क्या करता है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या करता है, विरोध करता है। लोहिया जी क्या करते हैं, उसके अंदर बड़ा भाग लेते हैं। उसके बाद में जेपी नारायण, यानी कि इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो इतनी है कि वो अपने स्वविवेक से क्या कर रहे हैं, स्वविवेक से क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। आप इस तरीके से क्या इसको समझ सकते हैं। यानी ये जो राजनीतिक चिंतक हैं, कहीं न कहीं अपने स्वविवेक से क्या कर रहे हैं, डिसीजन लेते हैं। इसे ये पता चलता है। सबका बेस क्या है, ये सब बाहर से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखो, एम.एन. रॉय अपने स्वविवेक से कुछ और सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उस टाइम पे अगर अंग्रेजों को कमजोर कर दिया तो क्या होगा, स्वतंत्रता, समानता, जिसके लिए कौन लड़ रहा है, पूंजीवादी देश लड़ रहे हैं, वो कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके ये क्या सोचते हैं, ये कुछ उससे उल्टा सोचते हैं। ये बोलते हैं कि अंग्रेजों को ये सही समय भगाने का, इस तरीके से सोच सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे 1947-48 में जब भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण क्या है, यानी कि अपने जो समाजवादी विचार हैं उनको एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक का मतलब आंतरिक समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए किसको, सर्वोदय, और उसके बाद में आप ले सकते हो संपूर्ण क्रांति वाले, जो समग्र क्रांति वाले जो विचार आएंगे, वो क्या है,
उनको अपनाने लग जाते हैं। तो यानी कि इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और एक तरह से राजनीतिक से 1957 में ही क्या हो जाते हैं, ये विदा हो जाते हैं और जो सक्रिय राजनीतिक उससे क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और अगर यहीं पे आप कंपेयर करते हो, लोहिया जी यहाँ पे क्या करते हैं, 1962 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ क्या करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के समय तक जवाहरलाल नेहरू की बड़ी कभी भी क्या करते हैं, खुला उनका विरोध कभी भी नहीं करते हैं। इस तरीके से समझ सकते हो। यानी कि आपको अगर दो विचारकों में कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अभी उसके बाद में क्या होता है, इनका सबसे बड़ा जो जीवन का मैं मानता हूँ, एक तो 1942 और 1947 में जो टाइम है उसमें इनका बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, भारत को भूमिगत आंदोलन को यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए थे, उसमें ये शामिल थे। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी के समय पे जब प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो उसके खिलाफ जो शोषण, गरीबी, भूखमरी, जो देश के अंदर जो संघर्ष चल रहा था, और इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, भारत के संविधान से एक तरह से ऊपर होकर कार्रवाई करने की, जैसे कि उन्होंने आपातकाल लगाया था उस समय पे, ये एक महान चिंतक क्या करते हैं, इंदिरा गांधी की भी खिलाफत करते हैं। और कौन सी क्रांति करते हैं, संपूर्ण क्रांति, जिसकी शुरुआत कहाँ पे होती है, रामलीला मैदान, जो पटना का दिल्ली वाला नहीं, पटना के रामलीला मैदान में क्या होता है, एक बड़ा भाषण होता है और वहीं से इस क्रांति का क्या होता है, संपूर्ण क्रांति की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और अपने जीवन के अंतिम पहलुओं में भी एक कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मजबूत विपक्ष पैदा करते हैं। और 1978 के अंदर पहला गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण इन्हीं के प्रयासों से होती है। और इनकी स्वास्थ्य कंडीशन खराब होने की वजह से क्या करते हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। और कुछ समय बाद में जब भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में क्या हो जाते हैं, ये 8 अक्टूबर 1979 को क्या हो जाते हैं, ये एक तरह से निधन हो जाता है इनका। यानी कि एक महान आत्मा जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन भर में, उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे निधन हो जाता है। अभी हम इनके अलग अलग जो विचार हैं उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप एक थोड़ा सा आउटलाइन समझ गए होंगे, ये कैसे विचारक है, कुछ समझ बनी होगी अभी। और इनके जो विचार हैं कि ये सर्वोदय पे क्या सोचते हैं, संपूर्ण क्रांति पे क्या सोचते हैं, उनके बारे में अगर चर्चा कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा जयप्रकाश नारायण क्या हो जाएगा, ठीक से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके समाजवाद क्या है, या समाजवाद क्या है इनकी दृष्टि में। देखो, समाजवाद, कोई भी अगर समाजवाद की बात होगी तो वहाँ पे क्या होता है, अवसरों की समानता होती है, यानी कि समानता पे बल दिया जाता है। समाजवादी व्यवस्था जो होती है, यानी कि जहाँ पे शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन, धर्मनिरपेक्ष समानता की बात की जाती हो, ऐसा ये क्या है, ऐसा ही एक विचार है समाजवाद। एक विचार है जिसमें ये क्या मिलाते हैं, या हर समाजवादी विचार के कुछ न कुछ क्या होते हैं, पहलू होते हैं। जैसे कि यूटोपियन समाजवाद, जैसे साइमन, उसके बाद में जैसे कि रॉबर्ट ओवन हो गया, उनके टाइम पे चार्ल्स फूरियर हो गया, जैसे कि रॉबर्ट ओवन। उसके बाद में जैसे कि ये आधुनिक या वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स वाला हो गया, उससे पहले साइमन हो गया। यानी कि सब जो विचार हैं वो हल्का हल्का इनके अंदर क्या डिफरेंस है, यानी कि हर विचार के कुछ न कुछ क्या होते हैं, विचार चेंज होते हैं। तो इनकी दृष्टि में समाजवाद ये किस पे बात देते हैं, इसमें बोलते हैं सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण। ये क्या किस पे बोल देते हैं, सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण पे बल देते हैं, और सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण पे ऊपर बल देते हैं। और जो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनको, आर्थिक जो समस्याएं हैं, विशेषकर जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके ऊपर, उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करते हैं, समस्याओं को हल के लिए क्या करते हैं, बड़ा प्रयास करने की
कोशिश करते हैं या अपने समाजवाद का जो मतलब बताते हैं वो ये बताते हैं कि समाज का सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण, ये समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है। और इसमें क्या होगा, समानता इसका क्या है, प्रेरणा स्रोत है। मैंने पहले ही बता दिया था, कोई भी समाजवादी विचार उसमें समानता उसका क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। ये मानो जैसे उदारवाद होगा तो उसके अंदर स्वतंत्रता केंद्र बिंदु होगा। अगर यहीं पे आप उदारवाद बात करोगे तो उदारवाद में कहीं ना कहीं क्या होता है, उदारवाद में स्वतंत्रता केंद्र बिंदु होता है, जैसे कि समाजवाद में समानता केंद्र बिंदु है। इस तरीके से समझें। अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, यानी कि नंबर 2 पे ये बात करते हैं कि समाजवाद के अंदर ही थोड़ा और देखते हैं कि भारत में रिलेवेंस क्यों है। समाजवाद भारत में क्यों, इस तरीके का आप एक टॉपिक दे लो और सोचो कि जेपी नारायण वो ये बताते हैं कि समाजवाद और भारतीय संस्कृति भारतीय विरासत के क्या है, खिलाफ नहीं है। और जो लोग खिलाफ मानते हैं वो क्या है, एक भ्रामक स्थिति में है, वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, यानी कि भ्रामक है। यानी समाजवाद और भारत की जो इतिहास, भारत की जो कल्चर, जो संस्कृति है वो अलग अलग नहीं है। अभी जैसे कि हम समझेंगे भारत के अंदर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में सबसे अगर खराब चीज देते हैं तो जातिवाद लेते हैं। लेकिन जाति के अंदर भी क्या होता है, जाति के अंदर भी सहयोग, बंधुत्व, उसके बाद में समानता, जैसे कि भाईचारा, बंधुता हो गया, सहयोग हो गया, मिल बांट कर। यानी कि भारतीय समाज के अंदर मैं सबसे बुरा पहलू लिया, जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि यानी कि भारत का जो संस्कृति है, भारत की जो इतिहास है, उसके अंदर ये समझें आप कि सहयोग करना हमारी संस्कृति है कि नहीं है। हम गरीब का, पिछड़े का, जो दलित का हमेशा क्या करना चाहते हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना स्तर रखते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं। जैसे कि आप कोविड-19 में देख लो, कोविड-19 के अंदर क्या गांव के जो थोड़े से अच्छी कंडीशन के अंदर जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उन्होंने क्या किसी तरीके से अपनी मदद पहुंचाई नहीं पहुंचाई, यानी कि वो अपने लेवल पे क्या करते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं। गांव में अगर किसी को भी, कोई भी कमजोर व्यक्ति को या किसी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कोई भी कमजोर व्यक्ति, उसको क्या सहयोग मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है। हमारे बीच में बंधुत्व है या नहीं है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, लेकिन हमारे बीच में फिर भी क्या है, बंधुत्व है। चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यानी कि सबके अंदर बंधुत्व की भावना कहीं न कहीं है। और हमारे जो विवाह समूह होते हैं, सब में क्या होते हैं, ये लोग एक दूसरे को पारस्परिक मित्रता के साथ मिलते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। हमारे बीच में जो जाति होती है उसमें क्या होता है, समानता नहीं होती। यानी जाति के अंदर व्यक्ति क्या होते हैं, सब समान माने जाते हैं, ऊंच नीच। जैसे कि हमारी जाति का अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो भी वो क्या बैठता है, हमारे इक्वली ही क्या करता है, बैठता है। ये हमारे विचार नहीं है, यानी बराबर बैठना, ऊंच नीच करना, ये सब। लेकिन चलो ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से हमारे समाज के अंदर कोई वस्तु होती है तो उसको आज भी आप देख लो, प्राचीन हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें चीज़ों को मिल बांट कर खाने की, अगर किसी गांव में कोई भूखा सोता है, नहीं सोता है। तो जेपी नारायण ये बताना चाहते हैं कि भारत की तो जो संस्कृति और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ही ऐसा है, यानी कि हालात ही ऐसी हैं कि वो क्या करते हैं, समाजवाद को अपने आप सपोर्ट करते हैं। यानी समाजवाद का मूल और भारत की जो संस्कृति का मूल, ये तो समान है। और कुछ व्यक्ति जो भारत यानी समाजवाद को भारत के परिदृश्य के हिसाब से सही नहीं बताते, वो गलत बताते हैं, और वो चीज़ क्या है, भ्रामक है। इस तरीके से क्या करते हैं, जेपी नारायण क्या करते हैं, विचार देते हैं, जो कि सही भी है। हमारे समाज के अंदर आप कितना भी कुछ भी मानो, लेकिन कहीं न कहीं क्या है, सहयोग, समानता, सद्भाव, बंधुत्व, मित्रता, यानी कि इस टाइप के जो विचार होते हैं वो समाजवाद का मूल है और हमारी संस्कृति का मूल है, हमारे इतिहास का मूल है। तो आप समझ सकते हो कि समाजवाद कभी भी भारतीय
जो कल्चर है उससे खिलाफ नहीं है। ये मेरी नज़र में भी नहीं है और जयप्रकाश नारायण जी की नज़र में भी ये नहीं है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों चाहिए समाजवाद जो है वो भारत के अंदर क्यों, ये तो मैंने बता दिया कि रिलेवेंस है। तो उसके बाद में इसका होगा क्या, समाजवाद से क्या होगा, संपूर्ण समाज का क्या होगा, संपूर्ण समाज का समग्र क्या होगा, विकास। जैसे हम संपूर्ण क्रांति पढ़ेंगे तो आपको ये क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर विचार। राष्ट्रवाद पे जयप्रकाश नारायण जी के विचार किस प्रकार से हैं, इसको ऐसे समझो कि ये धर्मनिरपेक्ष, सबसे अगर मोटा पॉइंट पकड़ना, देखो कभी भी एजुकेशन के अंदर उसका कैचवर्ड पकड़ने की कोशिश करो, यानी कि आप अगर कैचवर्ड पकड़ गए तो क्या होगा, आपको उस टॉपिक को समझने में। मैंने अभी इसका पकड़ा है धर्मनिरपेक्ष, यानी राष्ट्रवाद। यहां पे क्या होती है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है, मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात, जाट राष्ट्र, यानी कि इस टाइप के जो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, इसको क्या कर रहा है जेपी नारायण, क्या करता है, रिजेक्ट करता है। वो बोलता है अगर भारत की राष्ट्रीय एकता चाहिए तो धर्मनिरपेक्षता पे बल दो। अगर धर्मनिरपेक्षता पे बल होगा तो भारत की जो राष्ट्रीय एकता होगी वो क्या होगी, हमेशा ही राष्ट्रीय एकता अगर चाहिए तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद पे बल दो। हिंदू राष्ट्रवाद, मुसलमान राष्ट्रवाद, फलाना राष्ट्रवाद, धिकमा राष्ट्रवाद, इस पे बल नहीं देना होगा। ये क्या है, जेपी नारायण के क्या है, राष्ट्रवाद के ऊपर विचार है। यानी कि ये क्या है, एक संकीर्ण सोच नहीं रख रहे हैं। और एक और इनका एक कथन है, अगर आप हिंदू राष्ट्रवाद पे बल दोगे तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति किसके लिए होगी, हिंदुओं के लिए ही होगी। यानी हिंदू राष्ट्रवाद अगर बात की जाती है तो हिंदुओं के लिए ही घातक है। इस टाइप का विचार कौन देते हैं, जयप्रकाश नारायण देते हैं। यानी कि ये तो सामने दिख रहा है कि भारत क्या है, विविधता में एकता वाला है, ऐसा समझो। विविधता में एकता, विविधता में एकता, ये क्या होता है, विविधता में एकता ये ऐसा होता है जैसे यहाँ पे जाट, राजपूत, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, कुछ भी भारत के अंदर, यानी क्या नहीं है, भारत में कौन सा धर्म का आदमी नहीं है। आप सोचो दुनिया लेवल पे जितने धर्म हैं, हर धर्म का व्यक्ति, हर पंथ का, हर संप्रदाय का, हर जाति का, जितनी भी दुनिया में चलती है सब जातियों का कहीं न कहीं भारत में क्या होता है, प्रतिनिधित्व है। यानी कि भारत में उनकी जनसंख्या कहीं न कहीं है। अगर ये विविधता भारत में इतनी है, अगर आप बोलोगे कि मैं मेरा राष्ट्र बना लेता हूँ जैन राष्ट्रवाद, तो क्या चलने वाली बात है? उससे क्या होगा, ये जो एकता है वो क्या हो जाएगी, विखंड हो जाएगी। यानी कि कभी भी भारत को संकीर्ण राष्ट्रवाद पे नहीं सोचना चाहिए, विविधता में एकता वाला, ये भी इसका क्या एक तरह से कैचवर्ड है, विविधता में एकता के राष्ट्रवाद को क्या करते हैं, जेपी नारायण सपोर्ट करते हैं, ऐसा समझे। नेक्स्ट, अभी हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी देखेंगे हम सर्वोदय। जो सर्वोदय है उसके अंदर किस टाइप से, यानी कि आपको यह पता चल जाना चाहिए सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सबका उदय, या जो सबसे, ये देखो एक आदमी ये इधर बैठा है, इतना लंबा है, एक इतना लंबा है, एक इतना लंबा है, एक इतना लंबा है, यानी कि इन सब का क्या करना, उन शिखर तक पहुंचाना, यहां तक, यानी सबका क्या करना, उदय करना, सर्वोदय, सबका विकास करना। इस टाइप के जो विचार हैं वो किस में है, सर्वोदय में है। लेकिन यहाँ पे हम सर्वोदय को दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। जो जेपी नारायण ने ये तो बताया ही बताया है, इसके साथ में कुछ और भी ऐड किया है, वो किस तरीके से किया है उसको हम देखेंगे। तो सर्वोदय के अंदर इन्होंने 5 पॉइंट दिया है। सबसे पहले जाति के ऊपर हमला किया, जाति को क्या किया, रिजेक्ट किया, आगे हम इसको समझेंगे भी। उसके बाद गवर्नमेंट, सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनके ऊपर मैं आपको चर्चा करूंगा। उसके बाद में विकेंद्रीकरण पे, समाज विकेंद्रीकरण पे आधारित होगा इस टाइप के, और लास्ट में पावर
और अधिकारी। ये 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैं क्या करूंगा, आपको जेपी नारायण का सर्वोदय समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर्वोदय के अंदर क्या करते हैं, यानी जाति रहित, जाति के आधार पे भेदभाव ना हो, सभी का क्या हो, संपूर्ण रूप से उदय हो, सबका विकास हो, इस टाइप का विचार किसमें दिया है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय के अंदर दिया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। नंबर 2, सार्वजनिक। इस पॉइंट से आप ऐसा समझो कि जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं या सार्वजनिक जो विकास की जो योजनाएं होती हैं, उनका जो वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, यानी हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि सबके उदय के लिए ये जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो क्या हो, कार्यरत हो। इस टाइप से समझ सकते हो। समाज में विकेंद्रीकरण, यानी कि ये जो विकेंद्रीकरण वर्ड है वो तो हर समाजवादी के जहन में ही रहता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहता है। समाज के अंदर कोई संगठन है उसका भी विकेंद्रीकरण चाहता है। क्यों? क्योंकि जहां केंद्रीकरण होगा वहां पे स्वतंत्रता क्या होती है, खत्म। इस तरीके से समझो, यानी कि जहां पे केंद्रीकरण हुआ नहीं और वहां पे स्वतंत्रता समाप्त हुई नहीं। ये समाजवादी भी बोलते हैं और मेरा विचार भी ये बोलता है कि ये विकेंद्रीकरण के पॉइंट पे बिल्कुल ही क्या है, सही विचार है। उसके बाद में पावर, पावर किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में हो, यानी कि शक्ति किसके हाथ में हो। इसको इस तरीके से समझें कि जयप्रकाश नारायण साहब ये समझाते हैं कि जो शासन शक्ति वो किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी दल के हाथ में, किसी एक राजनेता के हाथ में शक्ति नहीं होगी। किसके हाथ में होगी शक्ति, एक शक्ति एक संपूर्ण जनता के अंदर निहित हो। इस टाइप का विचार किसमें देते हैं, इसमें देते हैं सर्वोदय में। चलो यहीं लिख देता हूँ पावर वापिस। उसके बाद अधिकार, अधिकारी, सॉरी अधिकारी नहीं है, अधिकार, यानी 5 पॉइंट याद रखने, वहीं से आपको क्या होगा, सर्वोदय समझ में आएगा। जाति, सार्वजनिक संस्थाएं, समाज का विकेंद्रीकरण और पावर और अधिकारी। अधिकारी क्या होने चाहिए, हमारे सेवक होने चाहिए, वो स्वामी ना समझे। यानी आपको अगर भारत के अंदर सर्वोदय करना है, सभी का उदय करना है, सभी का विकास करना है, तो इन 5 पॉइंटों के ऊपर काम करना है। ये कौन बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अधिकारी क्या हो, सेवक हो, स्वामी ना बन बैठे, पावर जनता के पास हो, समाज के अंदर जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन समाज का है, उसकी किसी एक समाज के पास शक्तियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बहुमत में हो। जैसे कि आज अगर हम हिंदुओं को लेते हैं तो हिंदू कितना है भारत के अंदर, 80% है। अगर या कोई जाति का बहुल्य मान ले हम, कि जैसे कोई एक जाति है, मानो कि जाति X है, उसका 50% जनसंख्या है, तो ऐसा नहीं हो कि सारी शक्तियां भी, क्योंकि लोकतंत्र में तो आ जाएगा ना भाई। आप इस तरीके से समझो कि 50% जनसंख्या अगर किसी जाति की है तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में वो क्या हो जाएगा, बहुमत का अत्याचार हो जाएगा। और ये बहुमत का अत्याचार, लोकतंत्र के अंदर बहुमत का अत्याचार, आयरनी ऑफ ओलिग्रेची, ये सिद्धांत कौन देते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मिचेल्स। ये आगे आगे हम चर्चा करते रहेंगे। माइकल्स या मिचेल्स नाम है, वो क्या करते हैं, ये विचार देते हैं। तो इसी चर्चा को हम आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यानी ये 5 पॉइंट समझ के, सर्वोदय के अंदर जाति हो गया, शक्ति किसके पास हो। आप अगर समाजवादी विचार को थोड़ा सा भी समझते हो, समाजवाद का बेस जानते हो, तो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे M.N. रॉय हो, चाहे लोहिया जी हो, यानी किसी को भी समझने में क्या है, दिक्कत नहीं आएगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात करेंगे समग्र क्रांति। समग्र क्रांति, समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति। देखो कई बार मैच द फ्लोइंग में आता है कि समग्र क्रांति का संबंध कहां से है, तो बिहार से है, बिहार। और नवनिर्माण आंदोलन का संबंध कहां से है, नवनिर्माण आंदोलन का संबंध गुजरात से है। और दोनों का संबंध किससे है, यहां से है। यानी आप इस तरीके समझो, जब से इंदिरा गांधी का शासन आया 1970 के अंदर, तब से ये जो दोनों आंदोलन होते हैं, नवनिर्माण आंदोलन का संबंध गुजरात से, समग्र क्रांति का संबंध बिहार से। बिहार में भी कहां से, गांधी मैदान पटना, वहीं से क्या हुआ था 1974 में 25 या 24 जून को क्या किया था, जेपी नारायण ने एक बड़ा भाषण दिया था। उसकी आगे हम चर्चा भी क्या करेंगे, इसमें
समग्र क्रांति में करेंगे। तो अभी हम समग्र क्रांति को समझते हैं कि उसमें है क्या। समग्र क्रांति में एक भाषण है, मैं आपको पहले ही बोल रहा था 1974 में, कहाँ पे, गांधी मैदान पटना के अंदर दिया गया भाषण, जिसमें क्या क्या बातों पे चर्चा की है। नंबर 1, मैं 5 पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। नंबर 1 श्रमिक हो गया, स्वामी हो गया, आर्थिक नर नारी हो गया, उसके बाद में जैसे कि अवसर और वेतन, इतने से पॉइंट आप समझ लो, वेतन और अवसर। यानी पॉइंट के दाएं बाएं होने से राजनीति विज्ञान में कुछ नहीं होता है। बस आपको क्या होना चाहिए, एक विचार बनना चाहिए, एक सोच बननी चाहिए कि ये व्यक्ति सोच क्या सकता है, इस टाइप का विचार आपका बन जाना चाहिए। मैंने 5 पॉइंट लिखे, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी समग्र क्रांति को समझेंगे। सबसे पहले समग्र क्रांति में ये बोलते हैं, वो जो भाषण है उसकी शुरुआत होती है, जो आज के टाइम पे जो व्यवस्था चल रही है वो किस पे, शोषण, बेरोजगारी, भूखमरी का कारण है, और उसी के अंदर संपूर्ण या जो मूलभूत परिवर्तन करना ही क्या है, समग्र क्रांति है। यानी संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो पहला भाषण देते हैं 1974 में, ये बोलते हैं कि शोषण कौन कर रहा है, ये सरकार कर रही है, और इस सरकार के अंदर मूलभूत परिवर्तन या इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना ही क्या है, संपूर्ण क्रांति है। और फेंका कैसे जाएगा वो आप अभी समझेंगे। यानी कि देश का हर नागरिक क्या हो, अपने आप को श्रमिक समझे और श्रमिक की तरह क्या करे, कार्य करे। हर व्यक्ति, श्रमिक का मतलब क्या है, यानी कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने श्रम के बिना क्या हो, खाए। इस टाइप से समझ सकते हो, अपने श्रम के बिना कोई भी ना खा पाए। यानी कि नंबर 2 पॉइंट पे ये स्वामी ले लेते हैं। स्वामी का मतलब है, स्वामी कौन होगी, संपूर्ण जनता। जो पहले पॉइंट में भी हमने क्या किया था, पिछले में जो हमने कवर किया उसमें भी ये पॉइंट कवर किया है। संपूर्ण जनता क्या होगी, जो सामाजिक आर्थिक जो संसाधन होंगे सब पे संपूर्ण जनता का क्या होगा, स्वामित्व होगा। उसके बाद में नर और नारी, यानी लिंग भेद को क्या करना है, एक तरह से समाप्त करना है। ये भी कि उसकी समग्र क्रांति का एक भाषण का जो एक छोटा सा भाषण है, बहुत ही पॉपुलर हुआ है, उसको आप कभी भी देख सकते हो। उसमें नर और नारी का जो विभेद है उसको क्या करना है, हमने समाप्त करना। और सभी व्यक्तियों को, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे हरिजन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको क्या होगा, बराबर अवसर की समानता मिले। यानी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको क्या होगा, समान अवसर मिले। यानी कि अपने प्रोग्रेस के लिए उसको क्या हो, समान अवसर प्राप्त हो। उसके बाद में ये वेतन वाला पॉइंट रह गया लास्ट। वेतन वाला पॉइंट क्या बताना चाहता है कि वेतन के अंदर इतनी असमानताएं होनी चाहिए। यानी इस पॉइंट को ऐसे समझें कि वेतन के अंदर इतनी ही असमानताएं होनी चाहिए जितनी क्या है, समाज के अंदर विभेद पैदा ना कर दे। यानी कि एक को 1 लाख रुपए और एक को 1 रुपए, ऐसा वेतन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, वर्ग विभेद पैदा होगा, और वर्ग विभेद पैदा होगा तो क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा, और वर्ग संघर्ष होगा तो देश में क्या होगा, सुख शांति या शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, और एक क्रांति के कारण भी बन सकता है। इस टाइप से आप क्या है समझ सकते हो। एक बार और समझाता हूँ आपको। समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, जिसके लिए जेपी जी का नाम आते ही आपके जहन में आना चाहिए कि हाँ, जयप्रकाश नारायण ने कुछ किया है। 1970 के अंदर क्या किया उन्होंने, नवनिर्माण गुजरात आंदोलन में भाग लिया, और उसके बाद में 1974 के अंदर एक भाषण दिया जिसमें ये बोला कि ये जो सरकार है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है, वो ही क्या है, शोषण का कारण है, वो ही क्या कर रही है, शोषण कर रही है। और इस शासन के अंदर मूलभूत परिवर्तन करना हमारा क्या है, मुख्य कर्तव्य है। और जब हम मूलभूत परिवर्तन करेंगे तभी हम, जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारे साथ अत्याचार हो रही है, जो हमारे साथ असमानताएं हो रही है, वो खत्म कब होंगी, जब हम इस सिस्टम के अंदर ही मूलभूत परिवर्तन कर पाए। इस टाइप से समझे। उसके बाद में ये 5 पॉइंट, हर व्यक्ति श्रम करके खाए, स्वामी पूरा समाज हो, नर नारी लिंग भेद ना हो, अवसर की सबको क्या मिले, समानता मिले, और वेतन के अंदर इतना डिफरेंस हो कि वर्ग विभेद पैदा ना हो जाए, यानी कि कम डिफरेंस हो। वेतन यानी 10,000 रुपये किसी को मिल रहा है तो किसी को 11,000 मिल गया, किसी को 15,000, इस टाइप से। ऐसा नहीं हो कि एक को 1,000 रुपये, दूसरे को 5 लाख रुपये, इस टाइप का विभेद संपूर्ण क्रांति के अंदर क्या किया इन्होंने, अपने भाषण में ही ये बताया। अभी हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। समझ गए होंगे आप समग्र क्रांति।
मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि एक जोश के साथ समझाने में मज़ा ही कुछ होता है। और उसके बाद में उसी के साथ जनता का सच्चा शासन की बात करते हैं। ये 2-3 दिन बाद एक और भाषण है उनका आता है, उसमें क्या होता है, जनता का शासन ही सच्चा शासन है। ये वही टाइम है, ये वही टाइम है जो संपूर्ण क्रांति वाले टाइम पे ही जयप्रकाश नारायण के क्या है, ये विचार है, जनता का शासन ही सच्चा शासन है। और उसी में आगे जोड़ते हैं कि शोषण को क्या करना है, सेम वर्डिंग है, लगभग थोड़ा डिफरेंट आएगा। शोषण को क्या करना है, समाप्त करना है। और क्या करना है, नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति करना है। नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति को क्या करना है। इस तरह से समझो कि दूसरा जो भाषण है, यानी कि ये भाषण अगर समझ में आ गए दोनों, तो संपूर्ण क्रांति समझ में आ गई। 5 पॉइंट हमने देख लिए, वेतन क्या हो, अवसर क्या हो, स्वामी कौन हो, इस टाइप से। अभी दूसरा पॉइंट, उसमें जनता का शासन ही सच्चा शासन है। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, शोषण को समाप्त करना है। और करना क्या है, नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति को करना है, यानी कि शिक्षा भी बल देना है। नैतिकता ये क्या है, एक आंतरिक व्यक्ति, नैतिकता को इस तरीके से समझे आप, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। नैतिकता का मतलब ये होता है कि आंतरिक मन से व्यक्ति सही और गलत का जो निर्णय करता है, उसी को क्या बोलते हैं, नैतिक। यानी कि आंतरिक रूप से व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से सही और गलत का जो डिसीजन व्यक्ति करता है, अंतर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। यानी कि जो नैतिकता है वो ये बोलती है, नैतिकता में ये बोला जाता है कि अंतर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, अंतर आत्मा का डिसीजन हमेशा क्या होता है, नैतिक होता है। इस टाइप से समझ सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद में हम जयप्रकाश नारायण के अभी कुछ ये किताबें देख लेते हैं, मुख्य बुकें, जैसे कि वाई सोशलिज्म, उसके बाद में आप ले सकते हो टुवर्ड स्ट्रगल, उसके बाद गांधीजिज्म, यानी कि समाजवाद टू सर्वोदय। कुछ भी इंग्लिश मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं है, ये मिलेगा सोशलिज्म टू सर्वोदय, तो भी वो चीज़ है। उसके बाद में इनकी मुख्य बुक, मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको, कोई और बचा है तो, स्वराज फॉर द पीपल, यानी कि ये मुख्य चीज देखो, बुकों के अंदर 2 बुक याद रखो, वाई सोशलिज्म, क्योंकि इसमें उसने समाजवाद क्यों भारत के अंदर प्रासंगिक है, क्यों भ्रामक नहीं है, उसको समझाया। टुवर्ड स्ट्रगल, इसमें क्या समझाया उसने, संघर्ष की ओर, संपूर्ण क्रांति वाले जो विचार हैं, या जो उसके जहन में, देखो जयप्रकाश नारायण एक ऐसे विचारक हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन के अंदर संपूर्ण क्रांति दे दी 1974 में, नहीं, उसके जहन में हमेशा संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति के विचार क्या है, रहे हैं। और ये जो इनकी बुक है टुवर्ड स्ट्रगल में, इसमें भी क्या है, इन्हीं बातों के ऊपर क्या किया है, बल दिया है। बड़े समाजवादी चेहरे हैं, समाजवाद टू सर्वोदय, यानी समाजवाद को छोड़कर किसकी तरह चले जाते हैं, आध्यात्मिक समाजवाद, जो सर्वोदय की बात करता है। सर्वोदय आज आपने समझ लिया 5 पॉइंटों से क्या है। उसके बाद में स्वराज्य फॉर द पीपल्स, ये भी इनकी क्या एक बुक है। तो आज हमने बात की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जेपी नारायण। देखो आज हमने बात की जेपी नारायण पे, जेपी नारायण से भी बड़े चेहरे स्वतंत्रता आंदोलन में हैं। हमारी दृष्टि में अगर हम सोचें तो भगत सिंह जैसे युवा का नाम जब तक स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों में ना हो तो कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं की देन है जिन्होंने अंग्रेजों के दिल में क्या कर दिया था, एक तरह से ये मानो भय पैदा कर दिया था। तो और उसके बाद में बड़े चेहरे गिनाने की जरूरत नहीं, हजारों चेहरे जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जिन्होंने सहयोग किया, अपना जीवन को बलिदान किया, उनको अगेन सलाम, जय हिंद।